नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि कैसे हमें संभावनाओं में सोचना है। थिंक इन प्रोबेबिलिटी। यदि आपने ट्रेडिंग इन द जोन किताब पढ़ा होगा तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 की, कि कैसे जो हमारा एज है। देखिए, आपको बताया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आपका एज होता है। एज मतलब क्या, आपके फेवर में चार्ट जाता है, ऊपर नीचे जो भी होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो यहाँ पर मार्क डगलस ने बताया है कि हमारा जो एज होता है वो एज क्या है। तो आज की वीडियो में उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि एज जो होता है ना, वो संभावनाओं में सोचना है। तो जो बिग प्लेयर होते हैं, जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जो 10% की कैटेगरी में आते हैं, उसको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कैसीनो के बिजनेस में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एज है थिंकिंग एंड प्रोबेबिलिटी। कैसे हमें प्रोबेबिलिटी में सोचना है, तो ये किताब बताती है कि कैसे जो रेंडम है, जो आउटकम आने वाला रहता है वो रेंडम होता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता, उसका कोई निश्चित नहीं होता। फिर भी कैसीनो बिजनेस कैसे इसमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट जनरेट करता है, इसी को आज एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि जिसका जो रिजल्ट आने वाला है उसका कोई भरोसा नहीं है, रेंडम चीज है, फिर भी कंसिस्टेंसी कैसे वो बिजनेस मॉडल के माध्यम से ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो ये लेखक यहाँ पर बताते हैं कि इसके लिए हमें गैम्बलिंग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े होटल मैनेजर होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, यू इतने हजारों डॉलर खर्चा करके कैसीनो बिजनेस खोले होते हैं। तो यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन किया गया है, और वे जो आउटकम आने वाला रहता है उसका कोई निश्चित नहीं होता, फिर भी वो रेंडम बिजनेस में कंसिस्टेंसी मार्केट में पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला है कि रेंडम आउटकम, जो उसका जो आउटकम आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, फिर भी वे कैसे पैसा बना लेते हैं, जो कैसीनो के मालिक होते हैं, उसके लिए यहाँ पर बताते हैं रेंडम आउटकम और कंसिस्टेंस रिजल्ट। इसके बारे में बताते हैं जो आउटकम है वो रेंडम है, ठीक है, उसका कोई भरोसा नहीं है, फिर भी ये कंसिस्टेंसी पैसा बनाते हैं। तो ये कैसा होता है, जबकि जो ट्रेडर होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो मार्केट जो होता है ना वो रेंडम नहीं होता, मार्केट का जो आउटकम होता है ना वो रेंडम नहीं होता, फिर भी ट्रेडर पैसा नहीं बना पाते। इसी को यहाँ पर चैप्टर 7 में बेटर एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी को बोलते हैं कि जो कैसीनो के ऑनर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस गेमलर होते हैं, ठीक है, जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं, वो समझते हैं कि जो ये ना नंबर ऑफ गेम है। नंबर ऑफ गेम कैसे है, इसी को यहाँ पर बताया गया है। जो कैसीनो के मालिक है ना, वो पट्टी एक दाव में क्या हो रहा है, एक आदमी कैसे उस दाव में खेल रहा है, उससे मायने नहीं रखता। पूरे दिन भर में, हफ्ते भर में, महीने भर में, साल भर में कितने लोग वहां पर आ रहे हैं और कितना दाव लगाया जा रहा है, तो उसके बेस पे उन्होंने एक आदमी से 4% यानी कि 4.5% मिनिमम उन्होंने एक एज निकाला हुआ है कि इतना कमीशन परफेक्ट मिलता ही मिलता है। तो देखिए, आपको लग सकता है ये 4.5% बहुत कम है, लेकिन इसी को बोला गया है कि यदि पूरे साल भर में 100 मिलियन लोग वहां पर $100 मिलियन का वहां पर दाव लगता है, जिसमें उनमें से कितना आपका प्रॉफिट बनेगा, तो 4.5% के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देखते हैं 4.5 मिलियन बनता है पूरे साल भर में। इसलिए गेमिंग इंडस्ट्री ना ही ये सोचती है कि इस दौर में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, अभी क्या हो सकता है, उसके बारे में नहीं सोचते। जिस तरीका से ट्रेडर सोचते हैं कि अभी क्या हो सकता है और हमें तो पहले से पता है कि ये होने वाला है, जबकि जो बिजनेस के मॉडल एक्वायर करते हैं, जो कैसीनो के मालिक होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। वो नंबर ऑफ सीरीज में जोड़ते हैं कि 100 बार में से कम 4.5% पक्का निकलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ कलेक्शन, कितना दाव लगाया जा रहा है, उनमें से एक रेंडम, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो उसमें बोला जाता है कि इतना बॉल में इतना रन, उसका रेशियो बढ़ जाए, इतना स्ट्राइक प्राइस है, तो इसी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इन्होंने 4.5% निकाला है। इसी तरीका से वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है इस किताब में, ठीक है दोस्तों। आगे बताते हैं कि किस तरीका से जो हम इस प्रकार से सोच सकते हैं, संभावनाओं में सोचना, पॉसिबिलिटी में सोचना, जो इसका रेंडम रिवार्ड है वो कंसिस्टेंसी कैसे प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कि अगर ये पूरे कलेक्टिव बेस पे सोचा जाए तो इसका प्रॉफिट निकलता है, लेकिन आप पर्टिकुलर देखेंगे तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना। कैसीनो के मालिक और जो वहां पर गेमलर आ रहे हैं तो उसमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑपोजिट यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कारण है कि जो संभावनाओं में सोचना मतलब कि लॉस भी हो सकता है, ये सोचना कैसे हमें डिफिकल्ट बनाता है। इसके लिए दो लेयर की बात करते हैं। पहला है माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल में बात करते हैं यहाँ पर अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबल, ये उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और उसका कोई निश्चित उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो ये माइक्रो लेवल में है, इसका कोई निश्चित परिणाम नहीं है। ठीक है, इसका जो परिणाम है अनिश्चित है और इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए मार्केट में जो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इसको बोला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मान जाए एंट्री लेते हैं तो आपके भाव में आप मान जाए अप ट्रेंड के लिए दाव लगाए हैं तो वो तभी ऊपर जाएगा जब सेम भाव पर ना दूसरे लोग वहां पर ऑर्डर लगाएंगे आपके फेवर में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग तो आपके फेवर के ऑपोजिट भी दाव लगाएंगे और कुछ लोग आपके फेवर में भी लगाएंगे। यदि आपके फेवर में लगाते हैं तो वो तो यानी कि जो आउटकम आने वाला है आपके फेवर में तभी जाएगा जब दूसरे लोग भाग लेंगे, तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी का जो आउटकम है ना वो दूसरों लोगों पर है। हम तो हालांकि दाव लगा रहे हैं लेकिन जो आउटकम आने वाला है ना वो दूसरों लोगों के डिपेंड पर है, भरोसे पर है। तो ये इसी को बोला गया है अनिश्चित है, यानी कि निश्चित नहीं है और इसका प्रेडिक्टेबल नहीं किया जा सकता। सेम तरीका से माना जाए आप रोलर कोस्टर जो होता है उसमें रोलर कोस्टर बोलता हूँ, जैसे ताश गड्डी होता है तो अलग अलग आदमी के पास अलग अलग जाता है, किसी के में इक्का जाता है, किसी के में बास्ता जाता है। सेम तरीका से जो गेमिंग होता है उसमें नंबर होता है 0 से लेकर 9 के बीच में, उसमें भी कोई भी दाव में तो हर आदमी जो है ना एक ही तरीका से दाव नहीं लगाएगा, हर आदमी एक ही तरीका से 5 नंबर में सेलेक्ट नहीं करेगा। तो प्रत्येक जो आने वाला है यहाँ पर दाव जो है ना वो यूनिक है, यूनिक रेंडम है। ठीक है दोस्तों, और उसका जो आउटकम है ना वो भी रेंडम है। तो प्रत्येक मूवमेंट जो है ना यूनिक बोला गया है, इसी को यहाँ पर यूनिक बताया गया है। देखिए हर आदमी तो 4.5% के हिसाब से दाव नहीं लगाया, हालांकि कसिनो मालिक जोड़ रहा है, कोई ज्यादा दाव लगाएगा, कोई ज्यादा रिस्क लेगा। तो ओवरऑल सीरीज में देखा जाए तो ये कसिनो के फेवर में ही जाता है। तो इस तरीका से कैसे सोचना है, इसके लिए 2 लेयर। तो पहला लेयर है आपका यहाँ पर अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और उसका कोई निश्चित परिणाम नहीं है। क्योंकि जो आप दाव लगा रहे हैं आपके फेवर में दूसरे लोग भी लगाएंगे तभी उसका एक परिणाम दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा लेवल है मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल में क्या है, यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। प्रिडिक्ट कैसे किया जा सकता है, जैसे कसिनो में माना जाए यहाँ पर बताया गया कि आप सीरीज में देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि एक आदमी कितना दाव लगा रहा है, चाहे उसमें कसिनो मालिक को घाटा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो दिन भर में, हफ्ते भर में, महीने भर में, साल भर में वहां पर दाव लगेगा तो उसका परसेंट जो है ना रेशियो जरूर निकलेगा। जिसे स्ट्राइक प्राइस निकलता है, इस बल्लेबाज के स्ट्राइक प्राइस इतना है इस गेंदबाज के खिलाफ। तो सेम तरीका से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, और इसको ट्रेडिंग में बोला जाए तो ट्रेडर में कैसे है आपका, ये आपका एज है, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, ट्रेड लाइन हो गया, कैंडलस्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, इसके माध्यम से आप प्राइस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये आपका एज बन गया। ठीक है, तो ये मैक्रो लेवल हो गया। मैक्रो पहला मैंने बताया, माइक्रो लेवल जिसका कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है और निश्चित परिणाम नहीं है। अब इसका निश्चित परिणाम इसलिए है क्योंकि आप इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्राइस के मूवमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर मैक्रो लेवल आ गया। मैक्रो लेवल में गेमिंग का रूल होता है, इसी को बोला गया है। गेमिंग का रूल हो गया मैक्रो लेवल में। ठीक है, और ट्रेडिंग का जो आपका है टूल है, यानी हथियार है जो आप उपयोग करते हैं प्राइस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आपका एज हो गया जिसे मैक्रो लेवल बोला गया है। और जो माइक्रो लेवल बोला गया है वो अनसर्टेनिटी है और अनप्रेडिक्टेबल है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट हो गया रैंडम आउटकम और कंसिस्टेंस रिटर्न में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से वो फंक्शन करता है। तो ये यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना वो एज के हिसाब से जोड़ते हैं। रैंडम आउटकम जो है ना वो सीरीज ऑफ कलेक्शंस में आता है। अब आपको ट्रेडिंग भी करना है तो एक ही पर्टिकुलर ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। 10 ट्रेड लेते हैं तो ओवरऑल सीरीज भर में आपको प्रॉफिट होना है। इसी को यहाँ पर आपका मैक्रो लेवल है। अब माइक्रो लेवल में जब तक दूसरे लोग भाग नहीं लेंगे तब तक आपका जो आउटकम आने वाला है, जो प्रॉफिट या लॉस जो होने वाला है ना वो आपके फेवर में नहीं है जब तक वो पार्टिसिपेट भाग लेंगे। और पार्टिसिपेट जो एवरी मूवमेंट यूनिक बोला गया है। जैसा कि यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो आज हेडलेस होटल बना है वो पुराने दिनों में भी बना है। तो अगर आप सेम रिजल्ट चाहते हैं तो उन्हीं लोगों को फिर से
यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। इसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का सहारा ले सकते हैं। हालांकि आपको वही तरीका से आपका एज दिखाई देगा, उसी तरीका का पैटर्न बनता हुआ नजर लगेगा, आपको सेम तरीका से दिखाई देगा, उसी प्रकार का कैंडल दिखाई देगा, लेकिन एवरी मूवमेंट इज यूनिक। क्योंकि वही लोग वहां पर एंट्री नहीं ले रहे हैं आज, क्योंकि पुराना जो पैटर्न बना था वो सेम पैटर्न आज बना है। हालांकि आप देख सकते हैं टेक्निकल के माध्यम से आपको लगेगा, लेकिन मैकेनिकल रूप से और कैलकुलेशन रूप से भी आपको लगेगा कि वही पैटर्न बन गया है, तो मार्केट ऐसा ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी को यहाँ पर बोला गया है, अगर ऐसा सेम रिजल्ट चाहिए तो उन्हीं लोगों को फिर से यहाँ पर आपको होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो सर्टेनिटी है, यानी कि अननोन और नोन फैक्टर, इसी को बोला गया है, दो लेयर बोला गया है। नोन यानी कि जो आप जानते हैं, अननोन यानी कि जो आप नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं वो क्या है, दूसरे लोग जो पार्टिसिपेट लेंगे उसके बारे में आप जानते नहीं है, अननोन है। अननोन मतलब क्या है, आपका टूल है, टूल के बेस पे आप बोल रहे हैं कि मेरे को मार्केट पता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग का रूल्स है, गैम्बलिंग का रूल्स है, वो नॉन फैक्टर में आता है। अननोन फैक्टर ये है कि वो कौन से लोग हैं जो यहाँ पर भाग ले रहे हैं, वो आप नहीं जान रहे हैं कि वो कौन कितना दाव लगा रहा है और एक ही नंबर पर दाव लगा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी को नोन और अननोन फैक्टर के बीच में ना एक मेंटल स्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसी को बोला गया है प्रोबेबिलिटी में सोचना। अब आता है ट्रेडिंग इन द मोमेंट। इसका मतलब क्या है कि देखिए, मार्केट जैसा दिखाई देता है वो हमारे एनालिसिस के बेस पे होता है। देखिए, मार्केट आपको लग सकता है कि डरा रहा है, तो सबको डराना चाहिए ना। ये तो हमारे नजरिए से बनता है कि हमने किस प्रकार की जानकारी हमारे माइंड में इन्फॉर्म किया होता है, ठीक है। आप उम्मीद किस लिए करते हैं, मार्केट में उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट के बारे में आपको पता है। देखिए, यदि आपको कोई गाली दे देता है तमिल भाषा में, आपको तमिल भाषा नहीं आता, तो क्या आप उसके आवाज को सीरियसली लेंगे? क्या आपका फेस नेगेटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही कारण है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होता नहीं है, मार्केट आपको डराता नहीं है, ये आपके एनालिसिस, आपके मेंटल स्ट्रक्चर के कारण होता है। इसी को अच्छे से बताया गया है दोस्तों। तो जो ट्रेडर का एज होता है वो है हमारा पॉसिबिलिटी में सोचना कि लॉस भी हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल यहाँ पर बताते हैं। जैसे एक कॉइन है, कॉइन को आप उछालते हैं तो क्या आता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसका जो पॉसिबिलिटी है दोनों है, 50-50 है। तो जो इसका आउटकम आने वाला है वो रेंडम है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जब इस तरीका की सोच के आप दाव लगाते हैं तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप जो है ना उसके आउटकम जो है ना वो अनिश्चित है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए आप जब भी इस तरीका की सोच के दाव लगाते हैं, संभावनाओं में सोचना है, यही हमारा एज है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें पॉसिबिलिटी में सोचना है। इसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो एक बॉब नामक एक ट्रेडर है, वो बताते हैं कि वो $50 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। वो CTA है, यानी कि सर्टिफाइड टेक्निकल यानी कि ट्रेड एनालिसिस्ट है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि 12 से 18% एनुअल रिटर्न का उम्मीद करते हैं, लेकिन नहीं बना पाते। और ये लेखक के जो है ना वर्कशॉप में जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे 150 से 200% का रिटर्न बनाना है। फिर ये यहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं कि एक बेली नामक ट्रेड में वो इंटर करते हैं। जब वो इंटर करते हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस तुरंत लगा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं 1/3 का। और जैसे प्राइस जहां पर एंटर किया होते हैं वहां से टारगेट नहीं जा पाता, वहां से तुरंत नीचे आता है। नीचे आने के बाद में वो क्या करता है, उसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस को दे देता है, हिट हो जाता है। और हिट होने के बाद जो है ना उसके उम्मीद से यहाँ पर बोला गया है 500 पॉइंट ऊपर जाता है। तो इसका कारण क्या था कि वो डर गया, हालांकि वो स्टॉप लॉस लगाया था। अब स्टॉप लॉस लगा देने से इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रोबेबिलिटी में सोचना सीख लिया है और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए हैं। तो इसी को बोला गया है, उसने ये नहीं सोचा था कि मार्केट जो है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। उसने ये नहीं सोचा था कि उसका जो मार्केट प्राइस को हिट करके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा और उसे डर लगेगा। ये कैसे हुआ, ये उसके कारण हुआ, ठीक है। उसने यानी कि इसका जो प्रेडिक्टेबल है वो प्रेडिक्टेबल नहीं हुआ था, अनप्रेडिक्टेबल था। संभावना में अगर वो सोचा होता तो इस तरीका से वो डरता नहीं, ठीक है। तो वो डरा क्यों, क्योंकि उसने संभावना में सोचना नहीं सीखा था। तो यही यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें बताता है मैनेजिंग एक्सपेक्टेंसी।
यानी कि जो उम्मीद करते हैं उसे कैसे हमें मैनेज करना है। उम्मीद क्या आता है यहाँ पर, मेंटल रिप्रेजेंट। देखिए कि मार्केट में बाजार कैसा दिखेगा यदि आपने एंट्री कर लिया है, क्या आपके विरुद्ध तो नहीं जाएगा, ठीक है, आप क्या मानते हैं, इसके बीच में जो आपका वर्जन दिखेगा आपको सही लगेगा। हालांकि पुराने पैटर्न की तरह दिख सकता है कि हाँ सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो रेजिस्टेंस बनने वाला है, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट बनने वाला है, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है जो हम बिलीव कर रहे हैं वो क्या है, आपने डाटा एंट्री आपके दिमाग में फिट किया है, उसके आधार पर जो है ना आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, जहां आप उम्मीद कहां पर करेंगे, जब उसके बारे में आपको पता है तभी आप उम्मीद करेंगे ना। यदि आप किसी दोस्त से उम्मीद करते हैं तो आप उसके बारे में पता होगा तभी आप उम्मीद करते हैं। सेम तरीका से किसी चीज में भी हो सकता है, जहां पर जानकारी हमें उसके बारे में पता है तभी हम उम्मीद करते हैं। तो ये बता रहा है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट किया हुआ है उसी के कारण हम लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है, जो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव उम्मीद करेंगे। इसी को बोला गया शुरू में कि एक छोटा बच्चा है और एक कुत्ता है, आपस में दोनों मिलते हैं और एक कुत्ता जो है काट लेता है, तो बच्चे के दिमाग में क्या बैठ जाता है कि सभी कुत्ते बेकार होते हैं। तो उसी तरीका से वो उम्मीद करेगा। इसी को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मैनेजिंग एक्सपेक्टेंसी। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर बताया गया है, अगला पॉइंट है एलिमिनेटिंग द इमोशनल रिस्क। इमोशनल रिस्क को कैसे न्यूट्रल करें या फिर हटाएं, उसके लिए यहाँ पर 5 चीजें बताया गया है। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर, देखिए प्रोबेबिलिटी में सोचना है तो आपको 5 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है कि एनीथिंग कैन हैपन, यानी कि कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है मार्केट में आपको जानने की जरूरत नहीं है, यदि आपको पैसा बनाने हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, उसके लिए आपको जानने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पैसा बन जाता है। तीसरा चीज है यहाँ पर रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों तरफ। ठीक है, आप दोनों वेरिएबल्स है नॉन वेरिएबल्स और अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, आप जानते होंगे नॉन वेरिएबल्स क्या है, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए उसका रूल्स है और ट्रेडर के लिए उसका टूल्स है। और अननोन वेरिएबल्स क्या है, प्रत्येक ट्रेडर जो है ना भाग ले रहे हैं तो उसके पार्टिसिपेट में दूसरे लोग भी अगर उसके फेवर में जाते हैं नहीं जाते हैं, वो है ना आपका जो दूसरे लोग भाग लेते हैं वो है आपका अननोन वेरिएबल्स। और कैसीनो के लिए अननोन वेरिएबल्स है पूरे ओवरऑल सीरीज है ना, वो अननोन वेरिएबल्स है। प्रत्येक दाव लगाने वाला क्या लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, उसमें टिक रहा है कि बाहर निकल रहा है, ये अननोन वेरिएबल्स है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है वो है एज क्या है। एज एक इंडिकेशन देता है कि चीज है ना हमारे फेवर में जा रहा है। 5वां पॉइंट जो आता है एवरी मूवमेंट इज यूनिक। मार्केट का जो प्रत्येक मूवमेंट होता है ना वो यूनिक होता है। आप टेक्निकल के माध्यम से देख सकते हैं, कोई भी ब्रेकआउट कोई भी ट्रेड लाइन होता है ना वो एक जैसा नहीं हो सकता है। देखिए उसके वॉल्यूम को चेक करिए जाकर के, उसके इंडिकेटर को चेक कीजिए, आपको अलग अलग नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बोला गया है जो प्रत्येक दाव जो खेला जा रहा है वो यूनिक है। हर बार जो आप एंट्री ले रहे हैं वो पिछले से हालांकि रिलेटेड लग सकता है टेक्निकली रूप से कैलकुलेशन बेस से, लेकिन वो अलग ही है, वो सेम आदमी नहीं है, उसी को यहाँ पर बोला गया है। तो ये 5 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तभी आप पॉसिबिलिटी में सोचना सीखेंगे, संभावनाओं में सोचना सीखेंगे। इसका मतलब है तभी आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे, नहीं तो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं। फिर नया ट्रेडर क्या करता है, नया ट्रेडर को पता होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, तभी तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। इसी को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपको पता है इसका मतलब क्या है, आप पॉसिबिलिटी नहीं सोच रहे हैं। जबकि हेड और टेल आएगा, अगर पॉइंट को उछाला जाए तो वो उसका पॉसिबिलिटी जो है ना, आउटकम जो है ना रेंडम है। तो आपका यदि आप एज को पर्टिकुलर सिमिलर साइज के हिसाब से ट्रेड करते हैं और एज के हिसाब से, एज मतलब क्या, पॉसिबिलिटी में सोचना, नॉट टेक्निकल। ठीक है दोस्तों, इसी को बोला गया है नॉन और अननोन वेरिएबल। यदि आप पॉसिबिलिटी में सोच के दाव पर लगाते हैं तो आपको दुख भी नहीं होगा, पैसा खोने का उतना गम भी नहीं होगा। तो ये बेहतरीन लेसन है चैप्टर 7 जो मेरे से हो सका मैंने जितना बताया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्र स्टूडियो में जय हिंद।